हम्म बताइए। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। फर्स्ट 9 19 कौन सा? 19 18th, 13 3rd, 14, 15th, 13 हम्म 13 13। और बताइए। 22 20, 20, 22, कौन सा? 19 19 और 19 हो गया। नेक्स्ट 11, 11th और बताओ। 12th, बस। पार्ट 2 में बताइए। second, 16 16th और 8 कौन सा? 9th, 9th 14 और 5th, 23rd 27, 11th ना? 17, 7, 21 12, 19, 21, 24, कौन सा? 24 और बताइए। बस। क्वेश्चन नंबर 1। सर पार्ट 1 में 5th भी है। पार्ट 1 में 5th भी है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है ये? A thin flexible wire of length L is connected to two adjacent fixed points carries a current I in the clockwise direction। यानी ये इस तरह का एक वायर दिया हुआ है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो होगा क्या है एक्चुअल में? अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो डीएल इस डायरेक्शन में होगा और बी अंदर की तरफ है, तो इसको फोर्स इधर लगेगा डीएफ। अगर मैं इस वाले एलिमेंट की बात करूंगा तो डीएल इधर है तो इसको फोर्स इधर लगेगा। तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक सर्कल में एक सर्कल बन जाएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि इसको जो फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ लगेगा इसलिए।
और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो ये कह रहा है कि टेंशन बताओ। तो मैंने मान लिया कि इसकी जो रेडियस है ये, तो 2 पाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई एल बाई 2 पाई। इसने कहा टेंशन बताओ इसमें। तो आप देख रहे हो कि ये जो रिंग है रेस्ट पर है। अगर ये रेस्ट पर है तो इसका हर पॉइंट रेस्ट पर है, तो इसका वाला हर पॉइंट पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ स्मॉल एलिमेंट लेंगे। मैं वो एलिमेंट यहाँ ले लेता हूँ। ये जिस सर्कल का पार्ट है उसकी रेडियस ए है। ये एंगल में डेल्टा थीटा ले रहा हूँ। तो होगा क्या है, क्योंकि इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, बी अंदर की तरफ है, तो इसको जो फोर्स यहाँ लग रहा है वो क्या लग रहा है, ए डेल्टा थीटा। तो इसकी लेंथ होगी ना, ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ लिया है, जो कि मैं सेंटर पे एंगल डेल्टा थीटा बना रहा है, तो ये होगी इसका, यानी इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा होगा, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू बी। ये फोर्स हो गया डी एफ। अब यहाँ इसका हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो ये वायर इस तरह से है हमारे पास में। तो इसको यहाँ टेंशन ऐसे लग रहा है और ये रुका हुआ है, तो यहाँ भी टेंशन टी लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये एंगल होगा डेल्टा थीटा बाई 2, ये भी डेल्टा थीटा बाई 2। इसको एक्सटेंड करो, इसको भी एक्सटेंड करो। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, यानी ये एंगल हो गया डेल्टा थीटा बाई 2। तो टी का एक कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट, और अंदर क्या मिलेगा, 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2। और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई ए डेल्टा थीटा इंटू बी। और डेल्टा थीटा क्या है, यहाँ टेंस टू 0 है। तुम्हारे पास हो गया 2t डेल्टा थीटा बाई 2, क्योंकि उस केस में डेल्टा थीटा बाई 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आई, और ए को क्या लिखेंगे हम लोग, एल बाई 2 पाई डेल्टा थीटा इंटू बी। ये भी कैंसिल आउट हो गया। तुम्हारे पास में टी की वैल्यू आ गई है आई एल बी बाई 2 पाई। यही आंसर है। आगे बात समझो, लिख लो इसको। लिख लिया। Nice. एक मिनट रुकिए।
लिख लिया? हाँ सर। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3 पहले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अपने को a long insulated copper wire is closely bound as a spiral of n turns, इस तरह से दिया है। तो ये जो रेडियस है इसकी ये a, और जो रेडियस दिया है ये b है। अब इसमें अगर मान लो मैं यहाँ से काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्न b माइनस m विड्थ में है ना। यानी इसका मतलब b माइनस a विड्थ में n टर्न है, तो 1 यूनिट विड्थ में कितना होगा, n बाई b माइनस a। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, इसमें यहाँ से r डिस्टेंस पर जाएंगे और dr थिकनेस की एक रिंग बनाएंगे। तो dr थिकनेस की क्या है, रिंग है। तो यानी dr थिकनेस में नंबर ऑफ कितने होंगे, n इंटू dr बाई b माइनस a, यानी हो गया dn। तो रिंग की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई डी एन बाई 2r ना, ये db होगा। इसको इंडिकेट कर देंगे a टू b, तो हमारे पास में b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 dn मतलब n dr बाई b माइनस a इंटू r, a टू b। और dr बाई r का इंडिकेशन क्या होता है, ln r, यानी हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 b माइनस a n ln b बाई a, यही आंसर है। लिख लीजिए। लिख लिया? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक सिलेंडर, ये तो क्वेश्चन क्लास में करवाया था ऐसा। तो ये टॉप व्यू इसका दिया हुआ है यहाँ, और ये कैविटी है। तो ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, और बाहर की तरफ जेड एक्सिस है। हमें इस पॉइंट पर चाहिए, तो अपने को इसका यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी दिया हुआ है। इसकी जो रेडियस है वो अपने को दिया हुआ है a, और कैविटी की जो रेडियस है वो a बाई 2 है। यानी इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये इक्वल टू क्या होगा, कंप्लीट सिलेंडर माइनस ये सिलेंडर। तो आप देख रहे हो कि इस सिलेंडर की रेडियस तो a बाई 2 है ना, लेकिन इसका तो ये आउटर वाला पॉइंट हुआ ना, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हुआ, 3a बाई 2 हुआ ना। और इसके लिए ये सरफेस वाला पॉइंट है यहाँ, क्योंकि इसमें करंट बाहर आ रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इधर होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड,
यानी इसको अगर 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो B1 वेक्टर माइनस B2 वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर लिखते हैं हम लोग। तो B1 कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट, इसमें करंट मान लेते हैं I1 है बाई 2 पाई, कितना है ये A, और ये क्या लिखोगे क्योंकि इस डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि हमें मालूम ही है कि करंट अगर बाहर जाता है तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं ना, तो ये इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा, तो जाएगा माइनस जे कैप माइनस, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई, मान लो इसमें करंट I2 है, इसमें करंट I1 है, तो इसकी डिस्टेंस कितना है लेकिन 3a बाई 2 है ना, और ये हो जाएगा माइनस जे कैप, इसका भी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी इस पॉइंट के लिए, इस सिलेंडर की बात करेंगे तो नेट मिला के हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि I1 क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर जे, और I2 हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4 जे। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे करना था, लिख लो इसको भी। नेक्स्ट कौन सा रहेगा, 3, 11, 13, 9 रहेगा, 9 के बाद 11। और भी कोई की बीच में क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। लिख लिया है? मेरी आवाज आ रही है ना? सर 1 मिनट सर, लिखना है। लिख लेना। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में स्टेडी करंट टाइप फ्लोज अलोंग एन इनफाइनाइटली लॉन्ग hollow cylindrical conductor of radius r. This cylinder is placed coaxially inside an infinite solenoid of radius 2r. The solenoid has an transparent length and carries a constant current I. Consider point P at a distance r from the common axis. The correct statements is r. तो क्या हो रहा है, देखो ये एक सिलेंडर है यहाँ से, ये लॉन्ग सिलेंडर है, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और एक सोलेनोइड है यहाँ जिसकी रेडियस 2r है। तो इसमें जो बाइंडिंग होती है वो तो ऐसे होती है ना, इसमें बाइंडिंग, इसकी जो रेडियस है वो 2r है। The solenoid has n transparent length and carries constant current I. Consider point P at a distance r from the common axis. Okay, common axis इनका ये है। मैं इसको इधर से देख रहा हूँ, तो अगर मैं इसको इधर से देख रहा हूँ, इसमें करंट मान लो इधर ही फ्लो कर रहा है, किसमें, सिलेंडर में, होलो सिलेंडर है, तो होलो सिलेंडर में करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसमें करंट ऐसे आ रहा है, और सोलेनोइड तो ऐसा है,
तो अब हमें मालूम है कि ये जो सिलेंडर अंदर है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन तो ये होती है ना, ऐसे इस तरह से होगी किसी आर, अगर इनसाइड की बात करेंगे, अगर आर पहला केस है, अगर आर लेस देन 2r है ग्रेटर देन कैपिटल आर है, नहीं वैसे तो 2-3 केस बनेंगे इसमें, एक केस तो ये बनेगा क्योंकि अंदर जीरो नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पहले इसका बताता हूँ मैं आपको, ये सोलेनोइड जो है ना इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो इसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड है ना यहाँ, तो वो तो सब जगह होगा मैग्नेटिक फील्ड। भाई ये विजुअलाइज हुआ पहले तो। अब बाहर की साइड भी अगर आप जाओगे तो यानी पहला केस मैं लेता हूँ कि आर जो है लेस देन कैपिटल आर है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वहां जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको वो मिलेगा दरअसल म्यू नॉट एन आई, सिलेंडर की वजह से तो 0 ही है। दूसरा केस अगर मैं लेता हूँ कि आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा आपको नेट, म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तीसरा केस, ये गलत लिखा मैंने लेकिन क्यों, क्योंकि अगर किसी जनरल पॉइंट पे जाएंगे तो प्लस थोड़ी होगा, वेक्टर में होगा ये तो, क्योंकि जनरल पॉइंट अगर आर इसकी बात करेंगे तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सोलेनोइड की वजह से तो बाहर है, इसकी वजह से तो टेंजेंशियल मिलेगा ना, तो परपेंडिकुलर मिलेगा भाई, तो है ना। तो मैंने ले लिया एक ई कैप और एक ले लिया आर कैप, जहाँ ई कैप परपेंडिकुलर टू आर कैप है, तो ये आंसर होना चाहिए। यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा, बी वेक्टर इक्वल टू मिलेगा मुझे म्यू नॉट एन आई, और दोनों में कंटाई सेम है ना, हाँ, तो ये ले लिया मैंने ई कैप प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इसको थीटा कैप ले लेता हूँ, ई कैप या आर कैप, सॉरी नहीं टेंजेंशियल है ना, एक मिनट रुको यार क्या कर रहा हूँ मैं, इसका होगा बाहर की तरफ है ना, भाई मैं ऐसा करता हूँ, ये पॉइंट चूज करता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये ले लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस या इस है ना, और इसको ले लेता हूँ मैं वाई एक्सिस, यानी हमारे पास ये जेड एक्सिस ले लेते हैं, तो यानी इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो म्यू नॉट आई ये हो जाएगा जे कैप और ये होगा के कैप, ये होगा ये आना चाहिए। तो चलो करते हैं, तो 0 टू आर के लिए क्या कह रहा है पहले वो, द रीजन द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, बिल्कुल सही है, नॉन जीरो है, म्यू नॉट एन आई है, तो ये तो सही हो गया। इन द रीजन द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द कॉमन एक्सिस, नहीं है, कहाँ है, किस रीजन की बात कर रहे हैं, थर्ड केस, तो जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर लेस देन इक्वल टू आर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्योंकि जनरल पॉइंट की बात करेंगे तो इसकी वजह से तो टेंजेंशियल होगा ही, तो वापस से भाई म्यू नॉट एन आई ये तो होगा के कैप प्लस ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इसका हो जाएगा जे कैप, तो अलोंग द एक्सिस तो नहीं, गलत हो गया है। सी द रीजन द मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द सन, नहीं ये भी गलत हो गया, आंसर तो ये आना चाहिए, तो थर्ड बी सी भी गलत हो गया। इन द रीजन द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, ये भी सही है, क्यों, क्योंकि जब इसके आउटर में जाओगे आप, दरअसल 2r है, तो ग्रेटर देन 2r के लिए जाओगे तो सोलेनोइड की वजह से तो 0 होगा, लेकिन ये सिलेंडर तो है, तो सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा, यहाँ आउटर में, या मिलेगा इस तरह से, तो यानी अगर मैं इसी पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ वापस इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर जे कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो जो कि नॉन जीरो मिल रहा है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको किस पॉइंट के लिए, क्योंकि मैंने जे कैप ले रहा हूँ तो मतलब ये वाले पॉइंट है, वो ये वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है ना, क्योंकि यार देखो टेंजेंशियल रहेगा ना, क्योंकि है तो इसलिए आंसर ये आना चाहिए, तो आंसर क्या हो गया इसका,
आंसर हो गया ए और बी हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? मैंने पहले बोला भाई इस टॉपिक में ज्यादा कुछ दम कम है नहीं, बस आपको ये जो बताए गए स्टैंडर्ड जो वैल्यूज हैं वो सब याद होना चाहिए, तो बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 लिख लीजिए। लिख लिया? आवाज आ रही है? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11। सर वो R is greater than 2R वाला दिखाइए ना बस। हाँ सर बस एक हाँ मिनट। लिखे। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11-12। इसमें क्या कह रहा है, इन द फिगर शोज अ सर्कुलर loop of radius a with two long parallel wires numbered 1 and 2 all in the plane of the paper. The distance of each wire from the center of the loop is d. The loop and the wires are carrying the same current I. The current in the loop is in the counterclockwise direction if seen from above. यानी ऐसे टॉप से देख रहे हैं। तो अब यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि when d equal to a but wires are not touching the loop, it is found that the magnetic field on the axis of the loop is 0 at height h above the loop in that case. तो अपने को ये प्लेन में दिया हो, मैं इसका टॉप व्यू देख रहा हूँ, तो मुझे एक वायर यहाँ नजर आएगा, एक वायर यहाँ नजर आएगा, और जो लूप है वो लूप यहाँ है, तो वो लूप मैं ऐसा देख रहा हूँ। तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है दरअसल, वो ये विजुअलाइज हुआ पहले तो। क्योंकि ये पी क्यू वायर यहाँ है और एस आर यहाँ है, ये समझ में आया? मैं टॉप से देख रहा हूँ, मैं ऊपर जाके। और ये लूप ऐसा नजर आएगा ना आपको, क्योंकि जब आप इसको इधर से, अरे भाई मेरी सुनाई दे रहा हूँ मैंने क्या कहा? हाँ सर। ये विजुअलाइज हुआ ना क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ? हाँ सर। तो अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की कह रहा है कि यहाँ 0 होना चाहिए। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे 0 होना चाहिए। इसमें तो करंट ऐसे जा रहा है। तो अगर इसकी बात करते तो आप देख रहे हो कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा ना, रिंग की वजह से। कितना होगा अगर इसकी रेडियस है तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, प्लस सेंटर पे पूछ रहे हैं, सॉरी, तो इसके सेंटर पे तो रिंग के इस पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई ए हो जाएगा ना, 2a हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैं कहता हूँ कि इसमें करंट ऊपर आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, क्योंकि ये मालूम है ना ऐसे सर्कल बनेगा नहीं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा ना, ये विजुअलाइज हुआ। अब अगर मैं इसमें भी कहता हूँ ऊपर की तरफ ही है, तो इसकी वजह से सर्कल कैसे बनेगा, यानी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि इसका सर्कल ऐसे बनेगा ना।
तो ये तो जीरो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वो इधर आ रहा है, तो जीरो तो बन ही नहीं सकता। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसमें करंट मान लो अंदर की तरफ हो। अगर इसमें करंट मान लो अंदर की तरफ हुआ, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा ना। तो इसका मतलब ये और ये रिजल्टेंट इधर आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल इन दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब उस केस में पॉसिबल है। तो ये जो डेप्थ, ये जो हाइट दिया, ये दरअसल h दिया इसने। मैंने क्या कहा समझ में आया सबको? पहले तो हाँ? इसका वाला एक में करंट बाहर आ रहा है, एक में करंट अंदर जा रहा है। अब लेकिन इसमें कह रहा है करंट इन वायर 1 एंड करंट इन वायर 1 एंड 2 इज इन द डायरेक्शन PQ एंड RS। तो इसका वाला एक में तो PQ हो जाएगा, P से Q है ना, P से Q सही है एक में, और R से S तो गलत हो गया, तो R से S तो हो ही नहीं सकता। R से S तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है ना, सॉरी R से S नहीं, S से R होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो हटाए दो आप, बचा कौन सा? B और C में बचा है, B और C में पॉसिबल है आंसर, तो आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि एक में अगर PQ में जा रहा है तो एक में S to R होना चाहिए, इसमें जा रहा है P to Q, तो इसमें जा रहा है S to R, ऊपर से नीचे तक होगा इसमें। हाँ भाई समझ में आया मैंने क्या कहा? अब ये क्या कह रहा है यहाँ, ये डिस्टेंस दे रखा है इसने, ये D है और ये भी D है और H दे रखा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये यहाँ से ये डिस्टेंस भी ये R है, तो R इक्वल टू जाएगा H स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का स्क्वायर रूट ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इस वायर एक का निकाल लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वजह से इस पॉइंट पर देख रहे हैं, तो कैसे होता है? परपेंडिकुलर होगा ना, यानी इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये B है, ये R है, ये D है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट I बाई 2πr ना, इन पॉइंट वायर की वजह से। तो ये एंगल अगर मैं कहता हूँ थीटा है, तो 90 माइनस थीटा, तो एंगल कितना हो थीटा, यानी कंपोनेंट कितना हो गया? B cos थीटा। इसका मतलब डबल हो जाएगा ना, क्योंकि दूसरे वाले का भी तो लेंगे। तो म्यू नॉट I बाई 2a इक्वल टू आना चाहिए 2b cos थीटा। B की वैल्यू अपने को निकाल ही लिया, R अपने को पता ही है, cos थीटा मैं बता ही दूंगा। cos थीटा कितना हो जाएगा इसका? वो आ जाएगा D बाई R। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। फिर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कि बताना है? वो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ये लिख लो पहले इसको। सर हाँ बोलिए। सर वो 9th वाले क्वेश्चन में आपने जो डी वाले ऑप्शन में आंसर निकाला ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो आया था ना, पर पीछे आंसर हाँ में डी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो बेटा नॉन जीरो है ना, कह तो रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं, लेकिन सर फिर मतलब करेक्ट होना चाहिए ना डी ऑप्शन, लेकिन पीछे नहीं हाँ दिया है। करेक्ट है ना, D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, पर पीछे आंसर में नहीं दिया हुआ है डी। अरे मैं कह रहा हूँ ना करेक्ट है ना, आप पीछे पड़ गए। अच्छा, ओके ओके। कह तो रहा हूँ कि करेक्ट है, वो गलत दिया, पीछे नहीं दिया तो उसने। सॉलिड की वजह से जीरो होगा, लेकिन जो सिलेंडर है उसकी वजह से जीरो थोड़ी आ रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहाँ हुआ? इसका नॉन जीरो हुआ ना, ये मतलब है। ये लिख लिया।
लिख लिया है वो। नींद सो रहे हो क्या तुम लोग? कंसीडर डी greater than A and the loop is rotated about its diameter parallel to the wires by 30 degree from the position shown in the figure. यानी इसको रोटेट किया कितने 30 डिग्री पर, किसके डायमीटर, किसके, इनके जो पैरेलल ये जो वायर्स के, ये कह रहा है कि ए काफी स्मॉल है, यानी ये इस तरह से दिया है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये डी दे रखा है और इसका रेडियस दे रखा है कि ए और डी ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको इसने रोटेट करा दिया 30 डिग्री इस प्लेन से, यानी इस डायमीटर के अबाउट। तो अगर मैं इसको यहां से देखूं तो ये मुझे ये वायर एक यहाँ और एक वायर यहाँ है। 30 डिग्री रोटेट करने का मतलब है कि पहले अपने को ये ऐसा दिख रहा था यहाँ, अभी ये ऐसा दिखाई देगा ना, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में ये, consider and the loop is rotated about its diameter parallel to the wires by 30 degree from the position, यानी 30 डिग्री मतलब ये एंगल 30 डिग्री है। if the currents in the wires are in opposite directions, एक मिनट रुको यार, तो ऐसे रोटेट कर रहा है। तो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में यार, फ्रॉम द पोजीशन शोन इन फिगर इफ द करंट्स इन द वायर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, यानी मान लेते हैं कि एक में करंट ऐसे जा रहा है और एक में ऐसे जा रहा है, तो यानी अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो मुझे ये लगेगा ऐसा और इसमें लगेगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। ओके, तो कह रहा है कि if the currents in the wires are in opposite direction, the torque on the loop at the new position will be, तो टॉर्क पूछ रहा है। तो इसका अगर इसमें करंट ऐसे मान रहा हूँ तो इसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो इधर होगा ना, इसका एम वेक्टर कितना हो जाएगा, एम या आई इनटू पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर की वजह से, यानी जो पी क्यू वायर है और ये आर एस वायर है, पी क्यू वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, यहाँ नीचे की तरफ होगा और इसकी वजह से भी नीचे की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इंटू 2 ना। तो टॉर्क कितना, तो ध्यान देखो एंगल एंगल दोनों के बीच में कितना आ रहा है यहाँ, तो एंगल जो है, क्योंकि कितना एंगल आ रहा है, यह एंगल आ रहा है क्योंकि ये तो 60 डिग्री हो गया, यानी 90 प्लस 60 यानी टोटल मिला के एंगल आ रहा है 150 डिग्री। एम बी साइन 150, ये आंसर है, सॉल्व कर लो, यही आंसर है। फिर क्या है नेक्स्ट, ये हो गया हमारे पास में 11 हो गया, 12 हो गया, 5 हो गया, ये सब हो गया, 13 14 15 13 14 15 भाई समझ में आ गया है? हाँ हेलो, हाँ सर। 13 में क्या हो गया यार, तो ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी तो करवाए थे।
इफेक्टिव लेंथ देखना है ना, बोला था ना, इफेक्टिव लेंथ देखना ही नहीं आ रहा है, क्या ही तो करोगे यार। इफेक्टिव लेंथ देखना है, अरे पकाने वाले क्वेश्चन है, कुछ थोड़ी है इनमें दम कम, पर वही आपकी भी आदत बनी हुई ना कि पूछना ही है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे थोड़ी बहुत टफ क्वेश्चन थे। इफेक्टिव लेंथ देख लो तो कितनी होगी, 12 + 2r हो गई ना। करंट ऐसे जा रहा है, क्यों बोल रहा हूँ मैं इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहला ए ऑप्शन में देखो आप, इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है भाई, इसके अकॉर्डिंग बता रहा है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, इसका मतलब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और एल और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो क्या हो गया, आई करंट मान लो फ्लो कर रहा, तो आई इंटू 2l + 2r इंटू बी, ये फोर्स आ गया, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एल + आर आ गया, तो पहला ऑप्शन सही है। फिर आप बी ऑप्शन भी सही है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एल की डायरेक्शन में, भाई अगर एल की डायरेक्शन में अगर है, बी भी इधर है, एल वेक्टर भी इधर है और बी वेक्टर भी इधर है, तो आई एल क्रॉस बी होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एल और बी के बीच में एंगल 0 ही है, तो ये भी सही है। फिर अलोंग द वाई एक्सिस अगर मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो एल इधर है ना, और बी इसका इधर है, तो एल क्रॉस बी यानी वो किधर जा रहा है, यानी एफ फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, एल क्रॉस बी, तो ये भी क्या जाएगा फोर्स इस केस में भी, तो आई 2l + 2r इंटू बी हो जाएगा, तो ये भी सही है। और अगर अलोंग जेड है तो फिर तो ए गलत, बी डी गलत हो गया ना, अगर ए सही होगा तो डी गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा इसका, ए बी सी हो गया, आंसर हो गया इसका ए बी सी। बात समझ में आ गई भाई, एल क्रॉस बी अगर आता है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं आता तो भूल जाओ, मुश्किल है, वही देखना नहीं आ रहा है तो फिर तो क्या बताएं, क्या बताऊंगा मैं भी, बताइए मुझे, ठीक है, तो ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर 14-15, चलिए आवाज आ रही भाई, हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ थिन रेक्टेंगुलर मेटालिक स्ट्रिप अपने को दिया हुआ है, ये ऐसा है, तो करंट इसमें ऐसे जा रहा है, करंट यहाँ से बाहर जा रहा है, तो इधर ये यानी इसके पर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये पी क्यू आर और ये एस है, ये दिया एल है, ये दिया डब्ल्यू है और ये जो दिया है ये डी है, करंट एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसको वाई डायरेक्शन में लगा रखा है इसने, तो हो क्या रहा है यहाँ, इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, करंट अगर लेफ्ट टू राइट है तो इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव करेगा ना, कितनी स्पीड से, वीडी से, तो वीडी से अगर इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर रहा है और बी वाई डायरेक्शन में है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, माइनस ई वीडी क्रॉस बी वेक्टर ना, तो यानी क्या हो गया, माइनस ई वीडी मतलब माइनस वीडी आई कैप ना क्रॉस बी जे कैप ना, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ई वी डी इंटू बी के कैप ना, यानी फोर्स किधर है, के कैप, के कैप का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इधर शिफ्ट हो गए, किधर, इस पर पी क्यू आर एस जो सरफेस है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है ना, जब इधर आ गए तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जोन बनेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना सरफेस, इसका मतलब है कि ये अगर ए में और ये अगर के है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में सेटअप होगा, उसकी वजह से उसको फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा ना,
और मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, तो स्टेडी स्टेट पे क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ई वी डी बी हो जाएगा, यानी ई की वैल्यू अपने को मिल गई वी डी इंटू बी ना। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी के माइनस वी एम, जिसको मैं ले लेता हूँ वी, तो वो हो जाएगा दरअसल ई इंटू डब्ल्यू ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डब्ल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डब्ल्यू। और हमारे पास में एक इक्वेशन और होती है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी ना। ए क्या हो जाएगा यहाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा, तो डब्ल्यू इंटू डी ना, इंटू वी डी ना। ये आ गया। तो एक एक करके बात करते हैं। पहला ऑप्शन देखो, एक ही बताऊंगा, बाकी का आप कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन इसी का, क्वेश्चन नंबर 14 का, इसने कहा कि अगर W इक्वल टू W2 और साथ में ये भी कह रहा है N1 इक्वल टू N2 मटेरियल सेम है कि, है ना, और ये भी कह रहा है कि D1 इक्वल टू 2D2 है मान लो, तो कह रहा है कि V2 इक्वल टू 2V1 है। चलो देखते हैं। तो हमारे पास में आई तो ये हो गया, तो यहाँ से ऐसा करते हैं, W की वैल्यू ऐसा करते हैं, क्योंकि E की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही ना यहाँ, तो यानी V इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में W वी डी इंटू बी ना। यहाँ से वी डी की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो हमारे पास बी कितना आ गया, तो आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू वी डी हो जाएगा आई बाई एन ई डब्ल्यू इंटू डी, यानी डब्ल्यू से डब्ल्यू भी कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया आई बाई, ये तो बी तो सबके लिए सेम है, एम भी सेम है, ये भी सेम है, और ये क्या रह गया डी। इसका मतलब हुआ कि V1 इक्वल टू आई बी बाई एन ई डी वन और V2 इक्वल टू आई बी डिवाइडेड बाई एन ई डी टू, डिवाइड कर दो, तो V1 बाई V2 इक्वल टू क्या मिलेगा, D2 बाई D1, और D2 बाई D1 का मतलब क्या हुआ 1/2, इसका मतलब V2 इक्वल टू 2V1 हो गया। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही आ गया। कर लोगे अब बाकी का? कर लोगे भाई? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। लिख लो इसको। फिर वैसा है 15th है, 15th में हम दो डिफरेंट मटेरियल्स का है, तो N1 इक्वल टू N2 नहीं होगा वहाँ, कोई बात नहीं, तभी हम कर लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट वहाँ यूज करना है, कर लीजिएगा, आ जाएगा। तो ये तो हो गया। लिख लिया? लिख लिया क्या? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में 15 हो गया, 9 8 9 18 19 20 22। चलिए नेक्स्ट है 18 क्या हो, तो पूरा बताना पड़ेगा, फिर यहाँ से आधा दरा तो क्या, जब बाकी के हो गए तो ये भी वही जाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, 16 17 18 बताते हैं। By approximately matching the information given in the 3 columns of the following table,
charged particle, electron or proton is introduced at the origin with a given initial velocity, uniform electric field E and uniform magnetic field B exist everywhere. The velocity, electric field, magnetic field are given in column 1, 2, 3 respectively. The quantities are positive in magnitude. तो कह रहा है कि क्या पूछ रहा है 10th में? In which case would the particle move in a straight line along the negative direction of y-axis? Move along minus y cap, है ना? तो किस कंडीशन के लिए बता रहा है वो, ये पूछ रहा है वो, तो देख लो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो ये तो इसमें तो हटाए दो आप, ये पॉसिबल है ना, लेकिन ये अलोंग द इसका भी है, इसका मतलब है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में तो पहले वाले ऑप्शन में तो मुश्किल ही है। क्यों है? क्योंकि आप देखो यहाँ जो B है वो V के जस्ट अपोजिट है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसके परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट सेकंड में देख लो आप, सेकंड में भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आप देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा अलोंग द एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वेलोसिटी भी एक ही डायरेक्शन में, ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस में पॉसिबल हो सकता है, देखते हैं कैसे, क्योंकि वेलोसिटी 0 है ना। तो अगर वेलोसिटी 0 है तो किस केस में पॉसिबल है, तो सारा चेक करना पड़ेगा भाई, एक एक करके, अनडिवाइडेड जाना चाहिए ना, और वो भी किधर जाना चाहिए, अलोंग दी उसमें। तो वेलोसिटी अगर 0 है तो यानी इस केस में पॉसिबल है ये, यानी थर्ड और सेकंड में पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नेगेटिव एक्सिस में लेके जाएगा और वेलोसिटी 0 है ना, और इसके बाद अगर उधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, फिर उसी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को कर दो तो आ जाएगा, यानी इसका आंसर होना चाहिए, सीधा दिख रहा है तो यार, थर्ड और सेकंड और आर। देखो कैसे, थर्ड सेकंड और आर में भाई यहाँ से दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, वेलोसिटी 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा दो, वही है, केवल आर वाले में। तो बी नॉट बाई के कैप, तो जब अगर तो चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फोर्स तो वैसे भी 0 हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो ये होता है, तो वी और बी के बीच में एंगल यहाँ हमेशा 0 ना 180 बना रहेगा, इसलिए फोर्स तो 0 ही है, तो अनडिवाइडेड इधर निकल जाएगा, तो ये आंसर आ गया, इसमें तो यार कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 बताता हूँ मैं आपको। भाई बात समझ में आ रही है? हाँ अरे भाई समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ देखो इस केस में क्या दे रहा हो, क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ है, और ये ऐसा बन रहा है, है ना, उसी तरह एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है ना, और एक पॉइंट यहाँ है, और ये एक पॉइंट यहाँ है, ये रेगुलर हेक्सागोन बन रहा है, देखो आप, और ये यहाँ ऐसा दिया है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, ये ऐसा दिया सब क्लियर है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो कि ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ ये डिस्टेंस 2a है ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस नीचे का जो मैंने वो हटा दिया है, मतलब क्योंकि इधर बनेगा, देखो
हरी बसन में तो ये डिस्टेंस सब मिला के कितना था? ये पूरा 4a था यहाँ से। तो हमें इस पॉइंट पर चाहिए, तो क्या है यहाँ देखो कितने टोटल वायर यहाँ जो दिए अपने को 12 दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिए हैं। एक वायर का निकाल और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है। तो कैसे देखेंगे? यहाँ से ध्यान से समझिएगा, देखो इसको मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ, ये इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटर ट्रायंगल मिलेगा तो एंगल कितना है हमारे पास में? ये 60 डिग्री है ना। तो आप ये देखो, ये भी तो इक्विलेटर ट्रायंगल ही है, तो ये भी 60 डिग्री है क्योंकि बनाया उसका, आप सिमेट्री वैसी ही हो। तो अब यहाँ देखो ये एंगल कितना हुआ यहाँ? 30 डिग्री हुआ ना। तो इस वायर को एक्सटेंड करो, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे ना हम लोग, तो याद आ रहा है आपको? तो ये वायर ऐसा दिया है, इस वायर का चाहिए अपने को। इस पॉइंट पर तो इस वायर का एक कण निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। इसको एक्सटेंड करो क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं हमेशा। तो ये आ रहे हैं, और अगर ये आ रहे हैं तो यहाँ से देखो ये डिस्टेंस कितना है? ये ए डिस्टेंस हुई ना यहाँ से यहाँ तक की, इस पॉइंट के बीच की, तो डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं। तो हमें तो ये चाहिए आर, ये डिस्टेंस आर चाहिए क्योंकि 90 डिग्री है। तो आप देखो कि ये मेरे पास में ए दिया हुआ है, और तो ये एंगल कितना हो गया फिर मेरे पास में? तो 60 डिग्री है ना। तो ये 90 डिग्री है, तो एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री ना। यानी ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ? तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a बाई, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग b है मान लो, तो a बाई बी इक्वल टू, क्योंकि a बाई बी cos 30 ना, यानी √3/2 ना, यानी b आ गया 2a बाई √3 ना। अब अगर ये 2a बाई √3 आ गया तो आप यहाँ ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल कितना है? 120। तो ये एंगल कितना हुआ? 60 ना। अगर ये 60 है तो फिर आर बता सकता हूँ मैं कैसे, क्योंकि आर बाई बी इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? साइन 60 ना, यानी √3/2 ना। तो आर इक्वल टू अल्टीमेटली कितना आ गया? ए तो आ गया, बी की वैल्यू रखो, ए आ गया। तो एक वायर की वजह से कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू कॉस, ये एंगल कितना? 30, तो cos 30 प्लस cos 120, क्योंकि मैंने पहले बोला था आपको एंगल ये वाला लेना है, तो ये 120 डिग्री हुआ ना, क्योंकि ये 60 डिग्री प्लस 120 हो गया, इनटू 12 कर दो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो हमारे पास आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई A 12 इनटू, ये कितना मिलेगा? √3 और ये -½ तो हो गया 6 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई A √3 - 1, ये आंसर आना चाहिए। आ रहा है क्या? तो ऐसे करना था। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है मुझे, तो इसका क्लियर है भाई। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20, लिख लीजिए इसको। सो हाँ बोलिए। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में आंसर 2-3s दिया है। इस वाले में हाँ सर, क्या दिया है? 2-3s ऑप्शन सी। 2 3s 18th वाले में। हाँ सर, In which case would the particle move in straight line along the negative direction of axis, ये कह रहे हैं ना आप? इसी क्वेश्चन की कह रहे हैं? सर नहीं, मुझे लगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया आपने। नहीं 18th मैंने तो ये किया है, in ओके। which case would the particle move in straight line, ठीक है।
लिख लिया? नहीं सर। हाँ सर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट in the region between x equal to 0 and x equal to 3r/2. Region 2 is in the figure, pointing normally into the plane of the paper. A particle with charge plus q and momentum p directed along x-axis enters region 2 from region 1 at point p1. ठीक है, which of the following options are correct? देखो कैसे करेंगे इसमें। ये हमारे पास में एक एक्सिस है और ये पार्टिकल यहाँ से एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अब इसमें क्या होगा, ये वापस लौट के फर्स्ट रीजन में भी जा सकता है ना, थर्ड में भी जा सकता है, पॉसिबल है। वो डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितना है, 3r/2। तो ये कह रहा है कि व्हेन द पार्टिकल री एंटर्स रीजन 1 थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ, वो क्या होगा, सेमी सर्कल इन रीजन 2। सेमी सर्कल जब बना के जाएगा तो वापस उस मीडियम में चला जाएगा फर्स्ट में। सारे क्वेश्चन किए हुए हैं यार। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम हो तो 2m यानी 2p हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ मतलब ये ऐसे घूम कैसे चला जाएगा, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना। तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे इसका, mv_i ना, और स्पीड तो चेंज होगी नहीं, तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे, -mv_i ना। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज कितना हो गया, ये हो गया ना, यानी -2mv_i ना, यानी -2p_i ना। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका, 2p ना, तो गलत हो गया है ना। For a fixed b particles of same charge q and same velocity v, the distance between the point p1 and the point of re-entry into region 1 is inversely proportional to the mass of the particle। नहीं, अगर वापस उसी रीजन में एंटर कर रहा है तो क्या पूछ रहा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो ये हो जाएगी ना, क्योंकि इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस होगी r = mv/qb ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी डिस्टेंस होगा ना। तो वो तो क्या आ रही, वो डिस्टेंस d डैश मान लेते हैं, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m आ रही, तो ये भी गलत हो गया। फिर है सी, ये कह रहा है द पार्टिकल विल एंटर रीजन 3 थ्रू द पॉइंट। तो वो एंटर यानी सी में वो एंटर कब करेगा, वो एंटर तभी करेगा जब इसकी जो रेडियस है, अगर ये रेडियस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3r/2 है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3r/2 है, तो एंटर किस में एंटर कर जाएगा, रीजन 3 में एंटर कर जाएगा। तो r की वैल्यू क्या है हमारे पास में, mv/qb। तो पूछ रहा है b के बारे में, तो b लेस देन इक्वल टू 2mv/3qr या 2p/3qr। तो ये आप देखो यहाँ से, तो आप देखो कि ये इस अगर ऐसा रहा, मतलब b अगर लेस देन इक्वल टू 2p/3qr रहा, तो किस रीजन में चला जाएगा, रीजन थर्ड में चला जाएगा। लेकिन अगर b ग्रेटर देन 2p/3qr रहा, तो ये वापस रीजन 1 में चला जाएगा। आगे बात सुन में, तो यानी इसका मतलब है कि d तो सही हो गया,
उस रीजन 1 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। अगर ऐसा हुआ तो रीजन, तो देख लो वो वैल्यू क्या है, इससे छोटी क्या है, मतलब देखो ये वैल्यू, तो ये प्रूव हो रहा है क्या, इसमें रख के देख लो उसको। तो सी ऑप्शन के लिए हम लोग बात करेंगे ये तो हो गया हमारे पास में डी का, तो डी तो सही है, सी का और चेक कर लेते हैं। तो बी की वैल्यू यहाँ रखो, ये हो गया 8p/13qr लेस देन इक्वल टू 2p/3qr। तो आप यहाँ देखो 24 लेस देन इक्वल टू कितना है, 26 है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया, इसका मतलब सी भी सही है। तो इसका आंसर हो गया सी एंड डी। अगर ये रहा बी की वैल्यू, द पार्टिकल यानी बी, ये कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो बी है वो इस वैल्यू से कम है ना, तो वो रीजन 3 में चला जाएगा वो, तो सही है। तो इसका आंसर हो गया सी एंड डी। ये बात समझ में आ गई भाई? कुछ नहीं था, थोड़ी सी भाई इनइक्वलिटी के बारे में पता होना चाहिए था, जो कि आपको पता ही नहीं है, पहली बार देखा आपने तो ऐसा है कि नहीं। लिख लो इसको। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ लिख लिया? हाँ सर। ये भी लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है जो कि, तो एक चीज और क्लियर कर लेते पहले यहाँ, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, तो पार्टिकल सर्कल में जाता है, मालूम है, तो ये इक्वेशन वहीं से आती है। अब आप यहाँ देखो, जिसका अब यहाँ देखो क्या दिया है इसने कंडीशन, B2 = 4B1 है,
इसका मतलब B2 में जब हो जाएगा तो रेडियस क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी ना, क्योंकि B नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि R1 इक्वल टू एम वी बाई क्यू B1 और ये हो जाएगा R2 इक्वल टू एम वी बाई क्यू B2। तो R1 बाई R2 इक्वल टू हो जाएगा B2 बाई B1, यानी B2 बाई B1 मतलब 4। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 जो है वो 4 R2 है, मतलब ये हुआ। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बाहर की तरफ इसको ऐसा प्रोजेक्ट किया है इसमें, है ना, ये मतलब हुआ ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर है यहाँ, के केप डायरेक्शन में, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा, पाई एम बाई क्यू B1 ना, और फिर उसके बाद ये यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, लेकिन ये टाइम क्योंकि ये भी सेमी सर्कल ही बनाएगा, तो टाइम कितना लगेगा, पाई एम बाई क्यू B2। लेकिन आप देखो पहले ये यहाँ गया अलोंग द एक्स एक्सिस और फिर यहाँ से एक तरह से यहाँ गया, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस उसने पूछा एवरेज स्पीड बताओ, तो टोटल कितना गया है, यानी 2R1 प्लस 2R2 और टाइम कितना लगा T1 प्लस T2, ये आ गया V एवरेज। ठीक है ना, ये क्या आ गया V एवरेज। तो 2 को बाहर ले लो, तो R1 प्लस R2 कहाँ से लिखोगे आप, वहां से ऊपर से, तो MV बाई क्यू B1 प्लस MV बाई क्यू B2 डिवाइडेड बाई पाई M बाई क्यू B1 प्लस पाई M बाई क्यू B2। तो यहाँ से आप क्या कट रहा है देखो, M बाई ये सब कट रहा है, यानी अल्टीमेटली क्या मिल रहा है अपने को, 2V बाई पाई मिल रहा है। तो 2 इंटू पाई बाई पाई कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड, यानी ये एवरेज स्पीड ये आ गई है, ये आंसर होना चाहिए। आगे बात सुनना, लिख लो इसको। कुछ ज्यादा टफ था नहीं, ये आसानी क्वेश्चन था। भाई बात समझ में आ रही है, हेलो। हाँ सर। सर ये स्कूल वालों की तरफ से कुछ आया क्या आपके पास इंफॉर्मेशन, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात तो मई में एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे स्टेट बोर्ड के, इधर आया क्या CBSE का कुछ इंफॉर्मेशन? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। लिख लिया। बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या क्या है भाई,
पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2, फिर 6, 2, 5, 6। ये बताते कैसे करना है, लिख लिया? Current I flows in an infinitely long wire with cross section in the form of a semicircular ring of radius r. The magnitude of the magnetic induction on its axis is, यानी ये ऐसा है। ये ऐसा है और इसमें करंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो ये अपने को ऐसा नजर आ रहा है। विजुअलाइज हुआ? एक पाइप है, उस पाइप को आधा कट कर दिया तो टॉप से नजर आएगा वो पाइप, ये समझ में आ रहा है? और साइड से देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है। इसमें जो करंट है वो ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, इस पाइप के लो, जो आधा पाइप है। समझ में आया? अभी कभी भी विजुअलाइज नहीं हुआ। समझ में आया? हाँ सर। इसके रेडियस कितना है, आर है, तो आप देख रहे हो कि इस पूरे में आई करंट जा रहा है, यानी आई बाई पाई आर। ये करंट होगा कि नहीं होगा इसमें, मतलब पर यूनिट विड्थ में, है ना? टोटल कितना है इसकी, ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक है पाई आर है ना, इस विड्थ में कितना करंट जा रहा था, आई, तो आई बाई पाई आर इतना हो गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से थीटा पे जाके एक डी थीटा स्मॉल एलिमेंट लूंगा, तो ये वाले पार्ट में ये इनफाइनाइट वायर हो गया ना एक तरह से, तो ये कितना हो गया हमारे पास में, ये आर डी थीटा हो गया ना, तो इस आर डी थीटा से मल्टीप्लाई करो तो ये करंट हुआ नहीं इसके अंदर, यानी ये वायर हो गया। इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा यहाँ, ये इधर होगा ना, ये 90 डिग्री एंगल होगा ना, ये विजुअलाइज हुआ? उसी तरह हो गया, कैसे टक गया? उसी तरह इधर भी ले लेता हूँ ताकि मुझे एक ही साइड को इंडिकेट करना पड़ेगा। तो थीटा पे जाके मैंने डी थीटा एलिमेंट लिया, मान लो इसमें भी करंट बाहर आ रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा ना। इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसी को इंडिकेट करना पड़ेगा बस। तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है ये एंगल थीटा है और ये मैंने 90 डिग्री लिया, तो इसकी वजह से बी इधर जा रहा है ना, तो अगर वो थीटा है तो फिर ये एंगल कितना हुआ यहाँ, ये 90 माइनस थीटा हुआ ना, तो फिर ये एंगल थीटा हो गया ना। इसका मतलब ये कंपोनेंट तो कैंसिल आउट ही हो रहे हैं दोनों का, इसका मतलब सिर्फ सी को इंडिकेट कर देते, तो डी बी कोस थीटा को, तो ये मिल गया। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो म्यू बाई 2 पाई आर ना इनटू कोस थीटा। अब इसको इंडिकेट करूंगा मैं लेकिन 0 से पाई बाई 2, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, क्योंकि दूसरे वाले का भी तो होगा। रख दो इसको, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 2 म्यू नॉट बाई 2 पाई आर और डी आई, तो आई आर बाई पाई आर डी थीटा इंटू कोस थीटा
0 से π/2। r से r कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 2 से 2 भी चला गया, तो म्यू नॉट बाई पाई r स्क्वायर cos थीटा का क्या होगा, साइन थीटा, तो 0 से π/2, तो कितना आ गया आंसर, तो म्यू नॉट, एक मिनट, r तो कट ही गया, पाई स्क्वायर होगा ना, तो म्यू नॉट, अच्छा आई भी तो होगा ना यार, आई यहाँ ले लेंगे, म्यू नॉट आई बाई पाई स्क्वायर आर, ये आंसर आना चाहिए। आ रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहे हैं, समझ में आ गया कैसे करना था? समझ में आ गया क्या? हाँ सर। लिख लो इसको। लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है, 5 और 6 बताना है पहले। क्वेश्चन नंबर 5, a charge q is uniformly distributed over the surface of non-conducting disk of radius r। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, नॉन कंडक्टिंग डिस्क है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। द डिस्क रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी ये डिस्क इस तरह से है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो rotates about an axis perpendicular to its plane and passing through its center with an angular velocity omega. As a result of this rotation, a magnetic field of induction is obtained at center of the disk. Rotation यानी ओमेगा से घूम रहा है, तो मान लेते हैं कि ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अपने को। If we keep both the amount of charge placed on the disk and angular omega velocity to be constant and vary the radius of the disk, then the radiation of the magnetic induction। अच्छा, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सेंटर पे, तो सेंटर पे यानी r डिस्टेंस पे जाके एक dr थिकनेस के रिंग बनाएंगे, और रिंग ओमेगा से घूम रही है, तो पहले उसका आपको याद होगा, रिंग की वजह से अगर करंट I फ्लो कर रहा होता है तो ये करंट होता है, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर ये I करंट है तो I कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ I निकालेंगे हम लोग dq बाई कैपिटल T, और हमें मालूम है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, तो 1 बाई टी मतलब कितना हो गया,
तो डी क्यू इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई ना, ये आई मिल जाएगा इफेक्टिव आई। तो आर डिस्टेंस पे जाके हम डी आर थिकनेस की ये रिंग ले रहे हैं, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा, ये डी क्यू आ गया। तो इसमें टोटल क्यू तो कांस्टेंट है, तो क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, ये इसका सिग्मा है, रख दो यहाँ। तो डी क्यू इक्वल टू 2 पाई आर डी आर इंटू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, ये आई आ गया। इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास आई कितना आ जाएगा भाई, ओमेगा बाई 2 पाई इंटू 2 पाई आर डी आर क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। इसको आई को हम लोग यहाँ रख देंगे, है ना। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास बी कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर इंटू आई हो गया ओमेगा बाई 2 पाई से 2 पाई चला गया, तो ओमेगा आर डी आर क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। इसको इंडिकेट कर देंगे 0 से कैपिटल आर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो म्यू नॉट क्यू ओमेगा 2 पाई आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा डी आर। डी आर का सिर्फ क्या हो गया, आर ही हो गया, यानी हमारे पास कितना आ गया, तो म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 2 पाई आर, यानी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, क्योंकि बाकी तो सब कांस्टेंट है। ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो बन रहा है, ये आंसर आ गया। समझ में आया? मैं बात समझ में आई? हाँ सर। लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया? नहीं सर। लिख लिया भाई? हाँ सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। Two short bar magnets of length 1 centimeter each have magnetic moments. They are placed on a horizontal table parallel to each other with their north poles pointing towards south. यानी ऐसा है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि ये नॉर्थ होता है ज्योग्राफिकल और ये साउथ होता है। तो एक यानी इसका M1 इधर होगा, इसका M2 इधर होगा। M1 M2 अपने को दे रखा है। दे हैव अ कॉमन मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर ही होगा ना इनका।
इक्वेटोरियल प्लेन एंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ, और इनके बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है। The value of the resultant horizontal magnetic induction at the midpoint of the line joining their center is close to, horizontal component भी दिया है अर्थ का, तो horizontal component अर्थ का इधर दिया तो BH तो इधर होगा, और इसकी वजह से भी इधर होगा, इस दूसरे वाले की वजह से भी इधर ही होगा, B1 प्लस B2, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड वहाँ कितना हो जाएगा, BH प्लस B1 प्लस B2 ना, और B1 आपको पता ही है, मतलब म्यू नॉट M बाई 4 पाई, ये डिस्टेंस लेंगे ना, स्मॉल बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब ना, ये अगर M1 है तो आर क्यूब हो गया, और B2 के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट M2 बाई, और अगर नहीं समझ में आया तो नोट्स लिखवा रखा है, जाओ देखो पढ़ो, तो ऐड कर दो, सॉल्व कर लो कैलकुलेशन, और क्या आ जाएगा आंसर। इन दोनों का, दोनों मैग्नेट का क्या है पॉइंट, ओ इक्वेटोरियल पॉइंट है, आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से करेंगे, 6 भी हो गया, 5 और 6 हो गया, है ना, ये हो गया, ये हो गया, अब हमारे पास में 9 और ये हो गया, और 11 12, 9 11 12, चलो भाई 9 पे चलते हैं। इसका मतलब भाई आप लोगों ने, कई बच्चों ने तो किया ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया तुम लोगों से, हाँ बोलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आप लोगों ने, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? हाँ सर। बाकी लोगों ने तो किया ही नहीं, कुछ लोगों ने किया है, पता नहीं क्या टाइम पास चल रहा है भाई, बढ़िया है। क्लास में कितने लोग हैं? 65 64 भाई, किया कि नहीं किया भाई, सबने किया है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो रहा, दरअसल ये वायर्स इस तरह से, और इनको सस्पेंड किया हुआ है ऐसे, यानी हम लोग इधर से देख रहे हैं, तो अपने को वायर कैसे नजर आ रहे हैं, ऐसे। अच्छा, इसका मतलब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा तभी तो रिपेल कर रहे हैं। तो एक में इसका मतलब करंट बाहर आ रहा है, तो एक में अंदर जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बाहर अगर करंट आ रहा है तो इसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दरअसल वो ऊपर होगा ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऊपर है इस वायर की वजह से, इस पर वायर 1 है, ये वायर 2 पर, ये B1 मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी लेंथ किधर है, अंदर की तरफ है, तो L क्रॉस B, यानी किधर मिल रहा है अपने को, इधर मिल रहा है फोर्स जो है। तो पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा लैम्बडा इंटू L इंटू G, और यहाँ जो फोर्स होगा वो क्या होगा, तो हो जाएगा म्यू नॉट I1, क्योंकि इसमें I1 करंट होगा बाई 2 पाई, ये डिस्टेंस कितना दिया, नहीं दिया तो निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कि 2x है, ये एंगल थीटा है, और ये लेंथ दे रखा है L है, तो यानी x बाई L इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा ना। तुम्हारे पास में ये कितना हो जाएगा, 2x इंटू L इंटू इसमें करंट मान लेते हैं I2 है, तो ये फोर्स आ रहा है। पूछ क्या रहा आपने से, अच्छा दोनों में करंट सेम ही है, कोई बात नहीं, मैंने I1 I2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। इफ द वायर्स हैव मास लैम्डा पर यूनिट लेंथ देन द वैल्यू ऑफ I बताना है, वायर से मास पर यूनिट लेंथ यानी लैम्डा ले लिया हमने। तो आप देखो यहाँ से इधर T लग रहा होगा, ये एंगल थीटा अगर है तो T का कंपोनेंट क्या होगा, इस पे T का इधर कंपोनेंट होगा T cos थीटा, इधर हो जाएगा T sin थीटा, यानी T cos थीटा इक्वल टू होगा लैम्डा L इंटू G ना।
और टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई इंटू 2x इंटू एल ना, x की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 तो कर ही लोगे यार। 1 इज डिवाइड बाई 2 कर दो तो कितना आ गया है, tan थीटा इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई इंटू 2 और x की वैल्यू कितना है, L साइन थीटा, और ये हो जाएगा लैम्बडा L इंटू जी, तो L से तो L कैंसिल आउट हो गया, और ये I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 है, इक्वल टू I है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 4 पाई L साइन थीटा लैम्बडा, है ना। तो हमें तो I स्क्वायर चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ, I स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 4 पाई L लैम्बडा साइन थीटा बाई म्यू नॉट, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा ना, इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो 4 पाई L लैम्बडा साइन स्क्वायर थीटा बाई म्यू नॉट कोस थीटा का स्क्वायर रूट, तो ये आना चाहिए हमारे पास में 2 साइन थीटा को बाहर ले लेंगे, स्क्वायर रूट, तो अंदर हो गया पाई लैम्बडा एल, अच्छा जी कहाँ चला गया, ये जी भी तो था नहीं, हाँ जी ऊपर आ गया, नीचे म्यू नॉट कॉस थीटा, तो हमारे पास कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, तो ये आंसर है। बात समझ में आ गई, कैसे करना था, बात समझ में आ रही है, एक मिनट रुकिए, क्लास में हो ना तुम लोग, हाँ सर। हाँ सर। तो किसी ने कुछ बोला भी नहीं, वो क्वेश्चन है, वो तो था नहीं, गजब यार। अच्छा हम लोग कौन सा ये चैप्टर शो कर देता है क्या मैंने इसका, EMI का, हाँ सर। हाँ क्या सर। क्या करवा दिया था उसमें, किसी को कुछ आता पता ही नहीं क्या क्या करवाया।
हम्म A conducting wire in uniform is moving in uniform magnetic field. उसके अच्छा वो cases करवा देता। हम्म। लिख लिए? चलिए फिर आज इतना ही, है ना?